देखिए क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पहले एजम्पशंस होते हैं। क्लासिकल यानी सबसे पहले थियरी बनाना, सबसे पुरानी थियरी को क्लासिकल थियरी बोले। इसमें केन्स के हिसाब से क्लासिकल इकोनॉमिक्स यानी वो लोग जो प्री डिप्रेशन, अंडरलाइन करो, प्री डिप्रेशन पीरियड के अंदर जो लोग अपनी थियरी को प्रेजेंट करें। डिप्रेशन यानी ऐसा समझ लो 1935 से पहले। इसीलिए दे इंक्लूड इकोनॉमिस्ट सच एज एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेएस मिल, अल्फ्रेड मार्शल और पिगो, इतने नाम यहाँ पे। क्लासिकल राइटर्स गिव द आंसर टू द क्वेश्चन कि किसके कारण लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट यानी प्रोडक्शन किसी कंट्री में डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एजम्पशंस। दीज एजम्पशंस उसको अपने क्या बोलेंगे, पोस्टुलेट्स बोलेंगे क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो इसमें सबसे पहला जो एजम्पशन है वह एजम्पशन लिखा गया है कि देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन मार्केट में होती है। क्लासिकल राइटर्स बिलीव दैट ऑल एम्प्लॉयबल रिसोर्सेज जैसे लेबर और कैपिटल वो कंट्री के अंदर फुल्ली एम्प्लॉय लेकिन अंडरलाइन करो इन द लॉन्ग रन, सेकंड लाइन में लिखा है फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड फॉर लेबर, अंडरलाइन करो, आर इक्वल। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है तो देयर माइट बी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। फ्रिक्शनल का मतलब घर्षणजन्य बेरोजगारी, उसका मतलब ये कि अगर किसी नई टेक्नोलॉजी के आने से किसी को कुछ टाइम के लिए बेरोजगार होना पड़ता है, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। और वॉलंटरी मतलब कुछ लोग अपनी मर्जी से काम करना नहीं चाहते, तो वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक बेरोजगार। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स इवन इफ देयर इज एनी अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट आपके लिए टेम्पररी, ये परमानेंट नहीं हो। फाइनली देयर विल बी टेंडेंसी टुवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट, तो हमेशा हम किसकी तरफ मूव करेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव करेंगे। फिर द इकोनॉमी इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस। व्हेन देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट देन एक जगह पे देयर इज अर्निंग ऑफ इनकम बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरी जगह पे प्रोडक्शन भी होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो जो इनकम कमाने वाले, थर्ड लाइन में देखो, when the income earners spend their entire income, underline करो, the value of goods and services produced will be equal, always equal to their income। तो जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाती है उनकी कीमत एग्जैक्टली उसके इक्वल हो जाएगी। Hence there is no general over production and no general under production, underline करो इसको भी। This is called the state of full equilibrium, याद रखो ये पूछा जाएगा एमसीक्यू में। तो इसके ऊपर की लाइन है ना, नो जनरल ओवर प्रोडक्शन और नो जनरल अंडर प्रोडक्शन, उसको क्या बोलेंगे अपने, फुल एम्प्लॉयमेंट। अब इसकी एक नेसेसरी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, these two postulates are based on the condition that the economy works on the principle of laissez-faire, अंडरलाइन करो। laissez-faire यानी क्या, तो पहली बात नो गवर्नमेंट कंट्रोल, अंडरलाइन करो इसको, यानी गवर्नमेंट खाली इतना ध्यान रखती है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में है। दूसरी बात फ्री कंपटीशन, इसका मतलब मोनोपोली नहीं होगा, और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब किसी को रोक के अपना बिजनेस चलाने वाली कोई प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। अगर ऐसा कोई भी हुआ तो उसके सामने कोई कानून बना दिया जाएगा, यानी एलिमिनेटेड, यानी उसको दूर किया जाएगा लॉ से। कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर दोनों के लिए फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मतलब जिसको जो चाहे वो प्रोड्यूस करेगा, जिसको जो चाहे वो खरीदेगा। एंड डिमांड इन सप्लाई वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है। तो चार बातें याद रखनी है, नो गवर्नमेंट कंट्रोल, फ्री कंपटीशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस और इंडिपेंडेंस। ये चार चीजें इसके एजम्पशन में आती है कब, लेजर फेयर की बात करें तब। अब मनी डज नॉट मैटर, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के लिए मनी सिर्फ क्या है, अंडरलाइन करो, ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये 3 बार पूछा गया एमसीक्यू में। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स मनी इज ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, खाली मतलब वो जरिया है कि जिससे अपने एक्सचेंज कर सकते हैं। According to them, the role of money is only to help the transactions. Money does not play important role
टू डिटरमाइन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, यानी वो एम्प्लॉयमेंट को डिसाइड नहीं करता, आउटपुट को डिसाइड नहीं करता। द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट आर डिटरमाइंड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रियल रिसोर्सेज। अंडरलाइन करो, लेबर और कैपिटल जितनी है ना, उससे पता चलेगा कि तुम्हारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट कितना होगा, तुम्हारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कितना। ये पहला क्या था, एजम्पशन वाला क्वेश्चन। अब ये आता है सेज लॉ ऑफ मार्केट, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जामिनेशन एंड सेम के लिए 15 मार्क का ये क्वेश्चन है। किसके लॉ को हम रिगार्ड करेंगे कि थिंकिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ साउंड थिंकिंग इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समझदारी वाला काम करने वाला पहला इंसान मैक्रो इकोनॉमिक थियरी के अंदर जे बी से, यानी जीन बाप्टिस्ट से। ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट था, 1767 से लेके 1832। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अंडरलाइन करो, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मतलब तुम प्रोड्यूस करते जाओ, डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी। ध्यान से समझना, इसको रिकॉर्ड करने के पीछे का कारण यही है कि दूसरी बार तुमको सुनना पड़ेगा इसको, बराबर ना। एग्जाम के टाइम पे याद होगा ही नहीं है तुमको समझे बिना। ये सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट इम्पॉसिबल है, समझे बिना याद करो ने, पॉसिबल है नहीं, इतना खराब तरीके से घोपना पड़ेगा ना, फिर भी भूल जाओगे, फिर कनेक्शन नहीं मिलेंगे कोई। देखिए, लॉजिक बिहाइंड द लॉ, द सप्लाई ऑफ गुड्स इटसेल्फ जनरेट सफिशिएंट इनकम। यानी मतलब मैं सप्लाई करता हूँ तो सामने इनकम आती है, मेरे पास इतनी इनकम हो ही जाती है कि मैं डिमांड करता हूँ, और जब मैं डिमांड करता हूँ तो मैं उतनी ही डिमांड करूंगा जितने मार्केट में गुड्स अवेलेबल है। मतलब जब सप्लाई हो गई तो उसके बाद में इतनी इनकम क्रिएट होगी, उस इनकम से उसी गुड्स को जो प्रोड्यूस किए गए उसकी डिमांड अपने आप हो जाएगी। जेबी से stated the law in his words as under, a product is no sooner created than it from that instant afford a market for other products to the full extent of its own value। मतलब अगर यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी नहीं हुई है उसके पहले अपने आप वो अपना मार्केट क्रिएट कर लेगी और उसकी डिमांड अपने आप हो ही जाएगी, ऐसा माना गया। अब लॉ को हमने दो अलग अलग इकोनॉमी के अंदर समझना। पहली इकोनॉमी जो उस जमाने में चल रही थी वो थी बार्टर इकोनॉमी, यानी गुड्स के बदले में गुड्स, पैसा उसमें ज्यादा मायने नहीं रखता। इन बार्टर इकोनॉमी, अंडरलाइन करो, देयर वाज अ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी लोग अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट बनते थे, यानी हम स्पेशलाइजेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। ऑन वन हैंड पीपल मेक स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन अदर हैंड के ऊपर वो सारे गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करते हैं। ऑल गुड्स एंड, यानी मतलब मैं खुद बनाता भी हूँ, पर मैं बनाता सिर्फ एक चीज को, लेकिन मैं कंज्यूम करूंगा सब तरह की चीजों को। यानी मेरे पास जो स्किल है, मेरी जो ताकत है बनाने की, वो सिर्फ एक चीज को बनाने की, लेकिन बाकी सारी चीजों के लिए मुझे दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस रखना पड़ता है। टू ऑब्टेन अदर गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑफरिंग देयर ओन प्रोडक्शन, व्हेन दे ऑफर देयर आउटपुट इन एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स, दे क्रिएट द डिमांड फॉर अदर गुड्स। यानी हम क्या करेंगे, हम अपनी गुड्स को बनाएंगे, मैं बना रहा हूँ अपने गुड्स को तो मैं सप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब सप्लाई करूंगा तो उसके सामने मुझे दूसरे गुड्स भी तो चाहिए ना। तो मैं अपने गुड्स को सप्लाई करूंगा लेकिन बाकी के गुड्स की डिमांड करूंगा, तो मेरे गुड्स को सप्लाई करने के साथ में ही मैंने दूसरे गुड्स की डिमांड को जनरेट कर लिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब फार्मर ऑफर इज सरप्लस आउटपुट, फार्मर ने राइस प्रोड्यूस किया, लेकिन जो एक्स्ट्रा राइस है वो उसने क्या किया, किसी वेवर को, यानी क्लोथ बनाने वाले बनकर के, भाई वेवर है उसको हमने एक्सचेंज कर दिया, सो ही क्रिएट्स डिमांड फॉर क्लोथ। अ वेवर हु नीड्स राइस प्रोड्यूसेस सरप्लस क्लोथ, सो ही क्रिएट्स डिमांड फॉर राइस। इन बार्टर इकोनॉमी देयर कैन नॉट बी ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन, ना ओवर प्रोडक्शन होता है ना अंडर प्रोडक्शन, अंडरलाइन करो बार्टर में। if there is under or overproduction at some point of time, it is due to wrong calculation of the consumption needs। मतलब मैंने कंजम्पशन नीड्स को बराबर से कैलकुलेट नहीं किया, मैंने लोगों की डिमांड को बराबर से समझा नहीं, इसलिए मेरा ओवर प्रोडक्शन या तो अंडर प्रोडक्शन हो गया। यानी मेरी गलती के कारण ये हुआ, मार्केट के कारण नहीं हुआ। मार्केट तो बराबर था ऐसा मान के चलना है। तो अपने बार्टर इकोनॉमी में क्या सीखा, पहली बात तो कि इंसान एक चीज को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये डिवीजन ऑफ लेबर पे डिपेंड करता है। इंसान एक चीज को प्रोड्यूस करता है लेकिन हर चीज को वो डिमांड करता है। जब मैं अपनी कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करूंगा उसमें से अपने लिए एक साइड पे रखूंगा, बाकी चीजों को मार्केट में सप्लाई करूंगा। जब मैं सप्लाई करता हूँ तो उसके सामने बाकी चीज की डिमांड करूंगा, जब डिमांड करूंगा तो उनकी सप्लाई की डिमांड में कर रहा हूँ और मेरी सप्लाई की डिमांड वो कर रहे हैं, तो मतलब मार्केट में जितनी भी सप्लाई हो रही है सबकी डिमांड अपने आप हो जाएगी।
लेकिन यहाँ पे एक बात और भी बताएगी कि अगर मार्केट में ओवर प्रोडक्शन या तो अंडर प्रोडक्शन इनकेस हुआ भी, तो ये कैलकुलेशन गलत होने के कारण होगा, मार्केट के फोर्सेस के कारण नहीं। ये तुम्हारा बार्टर इकोनॉमी वाला कैलकुलेशन यानी एक्सप्लेनेशन। अब सेज लो इन मनी यूजिंग इकोनॉमी। सेज लो अप्लाइज इक्वली वेल to the money using economy, where money is used as a medium of exchange. That is, goods are bought and sold with the help of money. पैसे की मदद से goods को खरीदा है तो बेचा जाता है, राइट? उसको अपने मनी यूजिंग इकोनॉमी बोलेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डन, अंडरलाइन करो, टू सेल देम इन द मार्केट। या खुद के कंजम्पशन के लिए गुड्स को नहीं बनाया जाता, बेचने के लिए बनाया जाता। लेकिन जब हम गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेंगे तो हमको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और चार की जरूरत पड़ेगी। अब मैं चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर कर रहा हूँ तो उसके सामने मैं उनको इनकम दूंगा, रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी वो प्रोड्यूस करते हैं उसमें से मिलने वाली सारी इनकम को वो स्पेंड कर देते हैं, खर्चा कर देते हैं, मतलब सो दे क्रिएट द डिमांड। अगर मैं खर्चा करूंगा तो मैं डिमांड क्रिएट करूंगा। ये डिमांड किसके ऊपर की जाती है, कौन सी चीज के ऊपर खर्चा किया जाता है? अंडरलाइन करो, कंजम्पशन गुड्स के ऊपर। पहले डॉट के नीचे लिखा है, देखो। अब सेकेंड डॉट देखो, इट मीन्स इफ देर इज प्रोडक्शन देर इज इनकम। जहाँ पे प्रोडक्शन है वहाँ इनकम क्रिएट हो जाएगी, और जहाँ इनकम है वहाँ पे डिमांड क्रिएट हो जाएगी। तो जब डिमांड है ही ऑलरेडी, तो उसकी ऑलरेडी सप्लाई तो हम क्रिएट कर चुके हैं। तो सप्लाई पहले होती है, डिमांड बाद में होती है, याद रखना। सेल्स लो में सबसे पहली बात सप्लाई करना, मतलब तुमने प्रोडक्शन कर लिया है ना, अब तुम्हारे ऊपर है तुम डिमांड करते हो कि नहीं। अब डिमांड अपने आप हो जाती है, इसके पीछे का कारण ये कि जिसने प्रोड्यूस किया वो इनकम कमाएगा, इनकम मार्केट में लेके आएगा, मार्केट में लेके आएगा तो मार्केट में परचेस करेगा, परचेस करेगा कंज्यूमर गुड्स की, और कंज्यूमर गुड्स सारे के सारे फैक्टर्स जो प्रोडक्शन ने मिलकर बनाए, तो ऑलरेडी सप्लाई हो चुकी है, अब हम डिमांड कर रहे हैं, राइट। एंड थर्ड वाला देखो, समटाइम्स अ पार्ट ऑफ इनकम में बी सेव। अगर मैं सेविंग्स करता हूँ तो अंडरलाइन करो, देर इज डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, डिमांड में खामी होगी। सच डेफिशिएंसी में लीड टू ओवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब मैं अगर सेविंग्स करता हूँ, ध्यान दो, मैं अगर सेविंग्स करता हूँ तो ओवर प्रोडक्शन होगा। कैसे? कि सेविंग्स करता हूँ तो मैं खर्च नहीं करूंगा, तो मार्केट में जो सप्लाई किया गया है तो डिमांड नहीं हो पाएगी उसकी, तो प्रोडक्शन ज्यादा हो गया माना जाएगा ना। तो यहाँ पे हम ऐसा मान के चलेंगे कि वहां पे ओवर प्रोडक्शन होगा। लेकिन अगर ओवर प्रोडक्शन हुआ तो हम जानते हैं कि जो प्रोड्यूस ज्यादा हो चुका है वो इसको कल अपने को बेचना भी है, तो हम कुछ प्रोडक्शन को कम कर देंगे। अब अगर प्रोडक्शन को हमने कम किया तो कुछ फैक्टर से प्रोडक्शन को निकाल दिया। अब अगर मैं फैक्टर से प्रोडक्शन को निकालता हूँ तो उसका अपना अलग से शेड्यूल शुरू हो जाएगा, देखो। बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, द सेविंग विल बिकम इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट, जो हमने टू सेक्टर मॉडल में देखा था। टू सेक्टर मॉडल जिसमें फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स थी, उसके साथ में हमने देखा था कि टू सेक्टर मॉडल के अंदर नॉर्मल क्या देखते थे कि टू सेक्टर मॉडल के अंदर जब फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स होती है तो कंज्यूमर सेविंग करते हैं, यानी हाउस होल्ड सेविंग्स करेगा। लेकिन उसी सेविंग्स का हिस्सा पूरा का पूरा फॉर्म उसको इन्वेस्टमेंट की तरह से ले लेगा, फॉर्म उसको इन्वेस्टमेंट की तरह से ले। तो एक जगह से सेविंग्स होता है और उसी का इन्वेस्टमेंट कौन कर लेता है? तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट से वो फॉर्म्स के अंदर कर लेती है। तो हमको यहाँ पे इसी बात को ध्यान में रखना है, देखो। बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, द सेविंग विल बिकम इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट थ्रू द वर्किंग ऑफ, अंडरलाइन करो, इंटरेस्ट मैकेनिज्म। So the total demand will be equal to income. It means a part of income is spent on consumption goods और part जिसमें कहाँ spend होता है? इन्वेस्टमेंट गुड्स के ऊपर। टोटल डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ गुड्स। अब देखो, अब इसमें ध्यान देना, अगर मैंने कंजम्पशन कम किया, सेविंग्स किया, तो सेविंग से इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट हम तो करेंगे नहीं, वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट करेंगे। तो वो कौन से गुड्स में इन्वेस्टमेंट करें? वो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट, और रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट करें, बराबर के लिए। तो जहां इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां डिमांड क्रिएट हो जाएगी। एक जगह से डिमांड कम हुई तो दूसरी जगह क्रिएट हो, तो सप्लाई ने अपनी डिमांड को अपने आप क्रिएट कर लिया। अब पहले इसके डायग्राम्स के साथ में आता था, अब यानी ये सब निकल गया। तीसरा देखो, क्लासिकल थियरी ऑफ वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। थर्ड क्वेश्चन,
अच्छा, इसको वापिस एक बार बता देता हूँ। सेज लॉ ऑफ मार्केटिंग, मनी यूजिंग इकोनॉमी। पहला पहली बात ये है कि मनी यूजिंग इकोनॉमी के अंदर क्या होता है। मनी यूजिंग इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रोडक्शन किया जाता है वो सबका सब सेल करने के लिए किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर किया जाएगा प्रोडक्शन करने के लिए। ये चारों चार जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो चारों चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार तरह की इनकम कमाएंगे। देन लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एक तो रेंट रेंट कमाएगा, लेबर वेजेस, फिर उसके बाद में कैपिटल का इंटरेस्ट मिलेगा और लास्ट में प्रॉफिट। ठीक है, ये चार फैक्टर की इनकम हुई। तो इनकम क्रिएट हुई, इनकम क्रिएट हुई तो डिमांड क्रिएट हो जाएगी, प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अगर हम सपोज करते हैं कि अगर समझो सेविंग्स है, तो सेविंग्स हुआ तो ओवर प्रोडक्शन हुआ। कि तुमने सेव किया तो इसका मतलब तुमने खर्च नहीं किया, अगर खर्च नहीं किया तो इसका मतलब सीधा ये निकलता है तुम खरीदोगे नहीं। खरीदोगे नहीं तो ओवर प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि डिमांड तो क्रिएट नहीं हुई। पर यहाँ पे जो सेव होता है वही इन्वेस्ट हो जाएगा। और जब इन्वेस्टमेंट होगा, जब भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे हम ये देखते हैं कि कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, एक जगह से कम हुई दूसरी जगह पे सेटल हो गई। तो सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड यहाँ पे भी साबित होगी। नाउ द थर्ड वन। अब कोई मुझे बोले कि एमई अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँ, पीओएम ना चालू करूँ सबसे पहले, और सबसे पहले एमई स्टार्ट करूँ, तो अभी तुमको इसमें से एक लाइन भी याद नहीं। बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए सेकंड यूनिट मेरी सालों से प्रैक्टिस है कि जब एग्जाम हो ने उसके टाइम पे जिसको समझाने की आदत नहीं रहता ये। अब ये देखो, एक्सप्लेन द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। चलो, एक्सप्लेन द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमाइंस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन द इकोनॉमी। देखो पहली बात, इसमें अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कब होगा, जब सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल टू डिमांड ऑफ लेबर, और यहीं से तुम्हारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट डिसाइड होगा। अब हमारे पास दो अलग अलग चीजें, एक सप्लाई ऑफ लेबर और एक डिमांड ऑफ लेबर। तो पहले बात करेंगे अपने सप्लाई ऑफ लेबर की। सप्लाई ऑफ लेबर दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ लेबर, और दूसरा रियल वेज रेट। व्हेन लेबर इज सप्लाइड द लेबरर्स हैव टू सैक्रिफाइस द लीजर, अपना आराम छोड़ना पड़ेगा लेबरर्स को। इट क्रिएट्स डिसयूटिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर। व्हेन सप्लाई ऑफ लेबर सप्लाई इंक्रीजेस, किसी को याद हो तो रियल कॉस्ट बोलते हैं। रियल कॉस्ट का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई भी काम करने के लिए कोई भी जगह पे जाता हूँ, तो मुझे अपना रेस्ट छोड़ना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल मुझे टेंशन आता है, मेरे माइंड पे स्ट्रेस आता है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे क्या करना पड़ता है, वहाँ काम करने जाना पड़ता है। तो उस काम के बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए, जो मिलता है वो मेरा पगार है, बराबर। तो यहाँ पे मार्जिनल डिसएबिलिटी होती है, यानी सेक्रीफाइस करना है, लीजर यानी रेस्ट को सेक्रीफाइस करना। व्हेन लेबर सप्लाई इंक्रीजेस, मार्जिनल डिसएबिलिटी also increases. So laborers will be prepared to supply more labor only at higher real wage rate than what they supply at given rate. तो अगर मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मुझे ज्यादा लेबरर्स की जरूरत है, तो मुझे उनको लालच देनी पड़ेगी कि घर पे बैठे रहे तो इससे अच्छा मेरे यहाँ काम करने आओ, लेकिन तुमको इतना नहीं, इससे ज्यादा पगार दिया जाएगा। तो जब मैं वेज रेट को बढ़ाता हूँ तो लेबर की सप्लाई बढ़ेगी। तो हमने यहाँ पे साबित किया कि जब जब वेज रेट बढ़ेगा तब तब लेबर सप्लाई बढ़ेगी, राइट। तो देखो एमडीएल किस तरह से जाता है, मार्जिनल डिसएबिलिटी अगर इंक्रीज हुई तो हमको वेज रेट भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और अगर वेज रेट इंक्रीज किया तो सेकंड वाले यानी राइट साइड वाले डायग्राम के अंदर तुमको सप्लाई ऑफ लेबर का डायग्राम मिलेगा, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। इसका मतलब वेज रेट बढ़ाओगे तो ही सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी, बराबर। ये पहला लेफ्ट फिगर में क्या बताया गया है, when labor supply increases from OL1 to OL2, the marginal disutility of supply of labor also increases from OD1 to OD2. So, MDL curve यानी marginal disutility of labor curve is upward sloping from left to right. फिर राइट फिगर की बात करें तो द लेबर सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम OL1 टू OL2 when real wage rate increases from W1P1 W1/P1, ये रियल वेज रेट। अब तुमको लगे ये कैसी फॉर्मूला हो गई, तो मैं आपको बताऊं, देखो W यानी वेज रेट, पर वो कौन सा, मनी वेज रेट।
जो पैसा आपकी जेब में जाता है वो, लेकिन उसको पी से डिवाइड किया, मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर से डिवाइड किया, यानी मार्केट में जो इन्फ्लेशन का रेट है उससे डिवाइड किया, तो रियल वेज मिलेगी। रियल वेज के लिए अपने को मनी वेज को प्राइस लेवल से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए डब्ल्यू अपॉन पी लिखा है यहाँ, क्योंकि हमको फाइंड आउट मनी वेज नहीं करना था, क्या करना था, रियल वेज करना था, इसलिए W1/P1 करना जरूरी था। सो द लेबर सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब डिमांड फॉर लेबर, टीएल की बात है। द डिमांड फॉर लेबर बाय एंटरप्रेन्योर्स डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, एक तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एमपीएल, और द रियल वेज रेट। अब सोचो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या, कि अगर मैं किसी लेबरर को लाता हूं तो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट वो प्रोड्यूस करेगा, तो हर लेबरर की काबिलियत और उसकी स्किल और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो जितना आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो उसकी प्रोडक्टिविटी बोली जाती है। अगर मैं एडिशनल लेबर को लाता हूँ तो एडिशनल प्रोडक्शन होगा, तो वो हो गया तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट आउटपुट वाई इन द कंट्री इज प्रोड्यूस बाय लेबर एन, एन कैपिटल के, दो चीजें मिला के, लेबर और कैपिटल दोनों मिला के, बट इन शॉर्ट रन कैपिटल को हमने फिक्स माना है। सो द आउटपुट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, एम्प्लॉयमेंट पे, यानी y इज इक्वल टू एफ के एन। के एन, इसमें से के तो फिक्स है, तो बचा कौन सा, खाली एन एच, यानी नंबर ऑफ लेबरर्स। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, व्हेन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर्स इंक्रीज विद फिक्स्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिमिनिशेस। ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा लेबरर्स को लाने से प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, क्योंकि आपको डिमिनिशिंग रिटर्न मिलेगा। अब सवाल किसी को पता ही नहीं डिमिनिशिंग रिटर्न किसको बोला जाता है। जितना इनपुट डाले ना उसके सामने आउटपुट कम मिले ना उसको डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं। जितना इनपुट डाले उसके सामने आउटपुट ज्यादा मिले उसको इंक्रीजिंग रिटर्न, और इनपुट और आउटपुट दोनों इक्वल हो जाए तो इसको कांस्टेंट रिटर्न्स बोले। तीन बातें, इनपुट के सामने आउटपुट कम तो डिमिनिशिंग रिटर्न, इनपुट के सामने आउटपुट ज्यादा तो इंक्रीजिंग रिटर्न, लेकिन इनपुट और आउटपुट दोनों इक्वल तो कांस्टेंट रिटर्न्स मिलेंगे। If it is profitable for the entrepreneurs to employ more labor, so long as marginal productivity of labor is greater than real wage. तो एमपीएल ग्रेटर है ना, जब तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तब तक नए लेबरर्स को हम लाते जाएंगे, क्योंकि जितने भी आते हैं वो ज्यादा काम करके दे रहे हैं आप, इसलिए वंस ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी एमपीएल और डब्ल्यू अपॉन पी दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडरलाइन करो, स्टॉप हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट को बराबर से एमसीक्यू के लिए ध्यान में रखना है। सो हम यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे कि एमपीएल और डब्ल्यू अपन पी ये दोनों डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा, कि कितने लेबरर्स की आप डिमांड करोगे। तो हम इस पॉइंट के ऊपर डिमांड फॉर लेबर विल इंक्रीज ओनली व्हेन रियल वेज डिक्लाइन करेंगे। तो अब देखो इसको डायग्राम से समझना है नेक्स्ट लेवल पे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, पहले डायग्राम में हमने ये देखा कि अगर मैं M1 M2 देख रहा हूँ, बराबर, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर M2 है, तो तब तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट L1 पे ज्यादा, कम लेबर पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है, लेकिन ज्यादा लेबर पे कम प्रोडक्टिविटी मिलती है, इसलिए डायग्राम ऊपर से नीचे की तरफ आता है। लेकिन उसके बाजू वाला यानी राइट साइड वाला जो डायग्राम है उसमें OL1 तुम्हारी डिमांड फॉर लेबर है, उस वक्त तुम W2/P2 यानी रियल वेज तुम ज्यादा दे रहे थे, लेकिन तुम रियल वेज को कम करोगे ना, यानी लेबरर्स अगर कम डिमांड करेंगे तो ही हम क्या करेंगे, ज्यादा लेबरर्स को हायर करने के लिए रेडी होंगे। मतलब डिमांड तभी बढ़ेगी जब हमारे वेज रेट कम हो जाएंगे। अब इन दोनों का इक्विलिब्रियम, अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर अपना सुपर इम्पोज करना, दोनों राइट साइड वाली फिगर, पहले पिछले पेज वाले डायग्राम की राइट साइड वाली फिगर और ये वाली, यानी एक एसएल और एक डीएल, दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम रेट मिलेगा। देखो ये ई तुम्हारा इक्विलिब्रियम रेट है, इसमें दो अलग अलग पार्ट है। पहले अपर पार्ट की बात करें, अब पेज नंबर 36 पे जो डायग्राम दिया गया है सेकंड वाला नीचे वाला, उसमें अपर पार्ट वाला देखो, सप्लाई एंड डिमांड कर्व ऑफ लेबर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। तो ई को अपने क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, वहां पे ओ डब्ल्यू तुम्हारा रियल वेज रेट है और ओ एल तुम्हारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। थस लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमाइंस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
अब लोअर पार्ट की बात करें, द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम ऑल्सो डिटरमाइंस द लेवल ऑफ आउटपुट इफ वी एक्सटेंड द लाइन ईएल, जो ऊपर की ईएल लाइन है उसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, मतलब अगर ये लाइन को नीचे की तरफ लेके जाते हैं अगर हम, तो हमको लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा, कितना आउटपुट इतने से प्रोड्यूस हो पाएगा ये हमको मिलेगा। अब ये डायग्राम आप देख सकते हो नेशनल आउटपुट का, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है लेकिन बाद में एक्स एक्सिस की तरफ झुकता है, बराबर नहीं? उसका झुकाव किसकी तरफ है? एक्स एक्सिस, यानी एक लेवल के बाद में उसका इंक्रीज होना धीमा हो जाएगा। इंक्रीज तो करेगा लेकिन डिमिनिशिंग रिटर्न्स बता रहा है, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है इतने ही लेबर फोर्स को अप्लाई करने से, इसलिए इसको डिमिनिशिंग रिटर्न बोला जाता है। यहाँ पे द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम आल्सो डिटरमाइंस द लेवल ऑफ आउटपुट, अगर ईएल को हमने एक्सटेंड किया लोअर पार्ट में तो हमको क्या पता चलेगा? प्रोडक्शन फंक्शन को आर के ऊपर वो कट करेगा, जहाँ पे आपको आर दिख रहा है वो आर के ऊपर वो कट करेगा। सो विथ ओएल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अ कंट्री कैन प्रोड्यूस ओक्यू, नेशनल आउटपुट कितना होगा उसका? ओक्यू लेवल जितना नेशनल आउटपुट, इसको हमने ओवाई एक्सिस के ऊपर यानी वाई एक्सिस के ऊपर बताया है। अब ध्यान देना, यहाँ आते हैं क्रिटिसिज्म, उसके बाद में वेज कट कंट्रोवर्सी उसको बोला जाता है। बहुत सिंपल है ये। अकॉर्डिंग टू पीकू, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय रिड्यूसिंग द वेज, एंड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व बाय द वेज कट। उन्होंने क्या माना? वेज कट यानी कम करोगे रेट को तो ही तुम ज्यादा लेबरर्स को एम्प्लॉयमेंट दे पाओगे और तभी आप आउटपुट इंक्रीज कर पाओगे, यानी आपको पगार कम करना पड़ेगा, पहली बात ये बताई। अब इसके क्रिटिसिज्म जो किसने रेस किए? केन्स ने रेस किए, तो इसको केन्स क्रिटिसिज्म बोला जाता है या तो वेज कट कंट्रोवर्सी बोला जाता है, राइट? केन्स रेस फॉलोइंग ऑब्जेक्शंस। तो पहली बात तो मनी वेज एंड रियल वेज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, समझ लो। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि मनी वेज बढ़ जाते हैं लेकिन रियल वेज उतने के उतने ही रहते हैं। महंगाई बढ़ जाए तो पगार बढ़े, लेकिन महंगाई बढ़ने से पगार का पैसा तुमको दिखता ही नहीं है, या तो पहले से भी कम दिखता, उल्टा यहाँ पे। तो पीको बिलीव दैट देयर इज अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, अंडरलाइन करो ये, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मनी वेज रेट एंड रियल वेज रेट, यानी जब मनी वेज रेट रिड्यूस किए जाएंगे तो रियल वेज रेट भी रिड्यूस होंगे। दिस विल इंक्रीज द डिमांड फॉर लेबर, बट अकॉर्डिंग टू केन्स अ फॉल इन मनी वेज may also reduce the price at the same time, same rate, underline करो। वेज रेट कम करेंगे तो प्राइस भी रिड्यूस हो जाएगी ड्यू टू फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो द रियल वेज rate may remain the same even after reduction in money wage, so there will be no change in the demand for labor। यानी एक बार तुमने वेजेस कम किए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई तो प्राइस कम हो गई, प्राइस कम हो गई तो महंगाई कम हो गई, अगर महंगाई कम होगी तो रियल वेज तो ऊपर के ऊपर रहे ना। नाउ रिडक्शन इन इफेक्टिव डिमांड, Keynes argued that if there is a wage cut in only some industries, it may increase employment. But if there is general wage cut, it will reduce purchasing power of people. एक इंडस्ट्री में वेज कट होता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन सब में हुआ तो सबका परचेसिंग पावर कम हो जाएगा क्योंकि सबकी इनकम कम हो गई। अगर परचेसिंग पावर कम है तो इफेक्टिव डिमांड कम हो जाएगी, तो अगर इफेक्टिव डिमांड कम हो गई तो उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी नहीं, उल्टी कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा इससे। फिर ये बहुत सिंपल है, मनी इल्यूजन। इंसान अभी हमेशा है ने मनी इल्यूजन में रहता है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि 100 रुपए की कीमत, आज अगर 100 रुपए में से जितनी चीजें खरीदी जाती हो उतने ही पैसे के अंदर से अगर मैं तुम्हारे वेज को कट करने के बाद बोलता हूँ कि तुम ज्यादा चीजें खरीद पाओगे तो आप मुझे आपको 80 रुपीज देना, तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में एक इल्यूजन यानी एक आभास है, एक आपके माइंड में एक इमेजिनेशन है कि पैसे कम हुए मतलब हमारी परचेसिंग पावर रिड्यूस हो गई। चाहे भले ना तुम उतने ही पैसों के अंदर से ज्यादा खरीद पाओ, लेकिन फिर भी तुम्हारे माइंड में एक इल्यूजन रहता है कि मनी वेज रेट हम कम करेंगे नहीं। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट देने वाले लोग और यूनियन वाले लोग इसको अपोज करते हैं। ये नीचे ही लिखा है उसके बाद में देखो, अपोजिशन फ्रॉम द ट्रेड यूनियन। Keynes argued that workers are the members of the trade union, so it is not possible to reduce
it is not possible to reduce money wages because it will be strongly opposed by the trade union. ट्रेड यूनियन कभी भी वेज रेट को रिड्यूस करने के फेवर में नहीं होंगे. एंड अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग volume of employment. The classical theory argued that the volume of employment depends upon the real wage rate. According to Keynes, the volume of employment depends upon certain other factors also. जैसे कि एग्रीगेट स्पेंडिंग, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कितना होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है और सिर्फ रियल वेज रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता. इसको अंडरलाइन करना, इसको आगे थर्ड यूनिट में समझना है डिटेल में. अब एग्जैक्टली यही क्वेश्चन का एक्सटेंशन है. ये जो क्वेश्चन किया है उसी का एक्सटेंशन, जो मैंने अभी समझाया वो एग्जैक्टली यहाँ पे समझाया गया. कोई नया टॉपिक इसके अंदर नहीं है, देख सकते हो. बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जैक्टली सेम टॉपिक को समझाया गया लेकिन अलग क्वेश्चन की तरह से समझाया गया, जिसको बेचकर कंट्रोवर्सी समझाया गया. तो वही क्रिटिसिज्म है. और उसके पहले अपने को क्या करना है, शॉर्ट में ये थियरी को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद में क्रिटिसिज्म, ये भी 15 मतलब बेच कट कंट्रोवर्सी पीकू की थियरी के अंदर.